हेलो। स्टार्ट किया जाए। साउंड कम है। कम है। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए तो। हेलो। हेलो। अब ठीक है। और थोड़ा। हेलो। अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। ठीक है। स्टार्ट किया जाए। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन था 105। 105 ना। अच्छा बताइए, तो 1857 की क्रांति कल पढ़े थे ना हम लोग। 1857 की क्रांति कल हम लोग पढ़े थे ना। उसमें हम लोग कुछ चर्चा किए थे। अगर आपसे पूछेगा झांसी की तरफ से प्रतिनिधित्व तो कौन किया था? कौन? अगर कानपुर से पूछेगा तो उसका अन्य नाम क्या था? धुंधु रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे कहां से नेतृत्व किए थे? कानपुर से। किस तरह का नेतृत्व किए थे? सैन्य नेतृत्व। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? पटना। बहावी आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अभी ठीक है? आवाज में इशू है क्या? मेरा गला खराब है शायद इसलिए। अच्छा, 2 मिनट आप लोग शांत रहिए, मेरा आवाज सुनिएगा पहले, क्योंकि मेरा गला शायद खराब हो इसलिए लग रहा होगा। अब अच्छा आवाज हम कहाँ से लाएं बताइए। आवाज ठीक नहीं आ रहा है। अभी देखिए तो अभी ठीक आ रहा है। ठीक है अभी। ठीक है या बुलाना पड़ेगा? अच्छा, आप लोग थोड़ा देर शांत रहिए। एक मंत्र पढ़ने वाले हैं, थोड़ा शांत रहिए। चलिए, मंत्र पढ़ लिया हम, यूट्यूब का निकालना था, यूट्यूब निकाल लिए हैं। चलिए, कुछ पॉइंट लिखिए तो इसके बारे में। ठीक है, बहावी आंदोलन। ये दिखेगा नहीं आपको। आपको हम लिखा दे रहे ताकि ऑनलाइन वाले लोग को भी दिक्कत ना हो, और जिनको दिख रहा है लिख सकते हैं, छोटा छोटा है, एक ही स्लाइड में। बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म का। बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म का एक सुधारवादी। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म का एक इस्लाम धर्म का एक सुधारवादी। इस्लाम धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। सुधारवादी आंदोलन था। यह आंदोलन यह आंदोलन 18वीं शताब्दी में यह आंदोलन 18वीं शताब्दी में अरब में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 18वीं शताब्दी में अरब में शुरू हुआ था। इस अरब में शुरू हुआ था। इसका अरब देश नहीं जानते हैं? इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म को शुद्ध करना। इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म को शुद्ध करना और और पैगंबर द्वारा बताई गई और पैगंबर द्वारा बताई गई पैगंबर द्वारा बताई गई उपदेशों को पैगंबर द्वारा बताए गए उपदेशों को आगे बढ़ाना था। आगे बढ़ाना था। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत अंधविश्वासों को दूर करना। इसके अंतर्गत अंधविश्वासों को दूर करना मकसद रखा गया था। रखा गया था। आप जो पॉइंट बता रहे हैं वो वन लाइनर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, उस तरह का प्रश्न। मकसद रखा गया था
अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जो पैगंबर मोहम्मद दिए थे ना स्टेटमेंट, कि अंधविश्वास वगैरह को दूर रखे, जो इस्लाम धर्म में बुराइयां हैं उसको दूर रखे, पुनरुत्थान करने के लिए, मुस्लिम धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था बहावी आंदोलन। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछेगा यह कहां से प्रारंभ हुआ, तो देखिएगा बहावी आंदोलन की शुरुआत, बहावी आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में, बहावी आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में। जगह कम पड़ गया क्या आप लोग का? लिखने वाला तो दूसरा कहीं लिखिए, पेज कॉपी नहीं लाते हैं। देखिए बहावी आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से शुरू हुई। 19वीं शताब्दी में है ना, रायबरेली लिख लीजिएगा कि लिखना होगा, रायबरेली से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से शुरू हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बहावी आंदोलन का नेतृत्व, बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी, हाँ नहीं बोला, बोल दीजिए ऐसे ही धीरे धीरे बोलेंगे, सैयद अहमद बरेलवी। बहावी आंदोलन का नेतृत्व, बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है, क्या बिहार के पटना में से पटना के आसपास हुआ था, ये नहीं लिखा रहा क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, बहावी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, बहावी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिशों का क्या किया? विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गैर इस्लामिक प्रथाओं का मुकाबला, यहां लिख दे रहे हैं हम, गैर इस्लामिक प्रथाओं का मुकाबला किया, गैर इस्लामिक प्रथाओं का मुकाबला किया। हो गया? अब देखिए क्या था, इसका कंक्लूजन क्या है कि जो बहावी आंदोलन था, जो मुस्लिम धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए उपदेश को, जिसमें अंधविश्वास भी बहुत प्रमुख था, उसको दूर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहावी आंदोलन का संचालित किया गया था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली नामक स्थान से ये प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक जो गठन करने वाले थे, इसलिए उसका नाम क्या है? सैयद बरेलवी से याद रहेगा, रायबरेली। और ये बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। इसका एक ही काम था कि आप बोल सकते हैं मुस्लिम धर्म का को स्थिति को ठीक करना और उसका पुनरुत्थान करना, फिर से आगे बढ़ाना। बहावी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? सैयद अहमद बरेलवी। जो क्वेश्चन आएगा स्किप करते जाएंगे, ऑलरेडी हम पहले लिखा चुके हैं इसको। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। ये 1857 के संदर्भ में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व, हाँ ये बहावी आंदोलन का प्रभाव जो है 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। बरेली में विद्रोही का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खान। तात्या टोपे ने किस विद्रोही स्थान पर नेतृत्व किया था? ये सब कल पढ़ाए हुए हैं, कानपुर। तात्या टोपे ने किस विद्रोही स्थान पर नेतृत्व किया था? कानपुर। कल बताए थे कि नहीं? कितना नंबर है? 108, 109। दिल्ली के किस शासक को सिपाहियों ने अपना नेता घोषित किया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। परवर्ती मुगल काल का शासक, सारे शासक का नाम हम बताए थे ना। पहला मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। बहादुर, कल लड़ाई नहीं बताया आप लोग में, नहीं बताया। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक, बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक, सारा लोग को, कितने लोगों को याद है ये पूरा? ये जीवित पुत्रों में जो आपका औरंगजेब था ना, औरंगजेब के बाद 3 इसका जीवित पुत्र था, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, है ना। सब मृत्यु को प्राप्त होता है, बचता है कौन? मुअज्जम। वही है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम
प्रथम। तो पहला है बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखशियर, उसके बाद रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला। रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, यही ना। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय के बाद आएगा शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। ये पूरा का पूरा मुगल वंश का जितना भी शासक था सबका नाम हम बता दिए। क्लियर है? फिर से एक बार, बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, कुछ छूटा नहीं ना। इधर से बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। कितने लोग बता लेंगे जल्दी से हाथ उठाइए तो? बस सब लोग नहीं। तो दिल्ली के किस शासक को सिपाहियों ने अपना नेता घोषित किया था? बहादुर शाह जफर। इसी को बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं ताराना अंदाज के कारण। लखनऊ के विद्रोह का नेता कौन था? बेगम हजरत महल। कल ही बताए थे ये सब, जो कल बताए हैं, ज्यादा उसमें समय देने का जरूरत नहीं है। लखनऊ के विद्रोह के नेता बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1835, 1835। मैकाले वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा नीति जो है हमारे यहाँ आया था। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ रेलवे चला, पोस्ट ऑफिस सर्विस आया, स्पीड पोस्ट आया और जो अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, लेकिन ये सब के पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेजों का अपना स्वार्थ हित था। अपने स्वार्थ हित का पूर्ति के लिए ये सारा चीज चलाया था, लेकिन उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से किसको मिला? भारतीयों को भी मिला। नेक्स्ट है आपका 1884 में शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा का प्रचार। आधुनिक शिक्षा का प्रचार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत कब की थी? 1901। 1901। हम आप लोग को बताए थे यही रविन्द्रनाथ टैगोर है जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान को लिखा। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। किस पुस्तक से संबंधित है? गीतांजलि। और इनके लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला था। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है क्या? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बताया हुआ है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो पश्चिम बंगाल का राज्य गीत है कौन? बांग्लार माटी और बांग्लार जौल। तो पश्चिम बंगाल का जो राज्य गीत है बांग्लार माटी और बांग्लार जौल, इसको भी कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तीनों को कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपसे पूछ सकता है पश्चिम बंगाल या जो पश्चिम बंगाल का राज्य गीत का नाम क्या है? बांग्लार माटी बांग्लार जौल। याद नहीं है तो लिख लेना है, पश्चिम बंगाल का राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जौल। और ये जो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये दोनों को हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया कब? 24 जनवरी। लिख लेना है जो आइडिया नहीं हो, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधानों ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। दोनों का डेट सेम है, अच्छा है, एक तीर में दो निशाना हो गया। 24 जनवरी 1950। बहुत किताबों में एक का 24 और एक का 26 देता है, लेकिन दोनों का आंसर है 24 जनवरी 2000। ये उसी प्रकार जैसे 2000 नहीं 1950, हाँ, ये उसी प्रकार है जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। अब यहां से क्वेश्चन अगर बना देगा कि जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947। भारत आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947। कितने दिनों के बाद अपनाया था? या कितने दिनों पहले अपनाया था? बाद अपनाएगा कि पहले? जुलाई के बाद ना, अगस्त। तो यहां से काउंट नहीं हो जाएगा। अब अगर ये भी क्वेश्चन आता है ना, विद्यार्थी छोड़ के आ जाता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको पता है भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। स्टूडेंट को ये भी पता है कि हम हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947।
लेकिन वो इतना नहीं कर पाता है कि इसको इससे क्या कर दे, हटा दे। घटा दीजिएगा तो नहीं आंसर आ जाएगा। चलिए हटा दें इसको। अब शांति निकेतन है इंपोर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में कुछ जानकारियां। शांति निकेतन लिखिए। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में है। वीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में स्थित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए। वीरभूम जिले में स्थित है कौन? शांति निकेतन। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह पर? वीरभूम। कौन? शांति निकेतन। देखिए शांति निकेतन यूनेस्को में शामिल है। शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। शांति निकेतन विश्व धरोहर सूची जो है यूनेस्को का जो निकलता है उसमें क्या है? शामिल है। देखिए हम शब्द इधर उधर हो सकता है, का, के, की, गा, गएगी, वो आप लोग को मैचिंग करना है। 3 शब्द है, एक है शांति निकेतन, दूसरा है यूनेस्को है, और तीसरा है उसका विश्व धरोहर सूची में शामिल। अब किसको पहले किसको बाद लिखना वो आप पे है, ये नहीं कि हम एक बार ही बोले तो काट दिए। 3 ही शब्द है ना। शांति निकेतन यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है कि नहीं? अब हम पहले भी बताए थे यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, यही था ना। कितने लोगों को पता है यूनेस्को का फुल फॉर्म? हाथ उठाइए। कितने लोगों को? बस। कितने लोगों को नहीं पता है? हाथ उठाइए। वाह। लिखिए। यूनाइटेड नेशंस ऑफ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशनल, यूनाइटेड, यू से हो गया यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक, साइंटिफिक वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यू से क्या हो गया? यू से तो लिखे, यू से क्या लिखे? यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार बोलिए। यू से, यू से, यू से, यू से, यू से यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, एन से नेशंस, एन से नेशंस, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, एस से साइंटिफिक, एस से साइंटिफिक, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, सी से कल्चरल, सी से कल्चरल, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनेस्को। यूनेस्को जो बना 16 नवंबर 1945, इसमें भारत पार्टिसिपेट किया 1946 को। देखिएगा भारत इसमें शामिल हुआ 1946, 1946 में। यूनेस्को के बारे में बता रहे हैं, शांति निकेतन नहीं है ना, क्योंकि शांति निकेतन यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और भारत इसमें पार्टिसिपेट किया 1946 में, और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्लियर है? अब फिर आएंगे अपने, कहां पर लिख लिया ना साहब? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल है कि नहीं शांति निकेतन? है। देखिए शांति निकेतन शब्द संस्कृत के शब्द हैं। शांति निकेतन शब्द संस्कृत के शब्द हैं, जो
शांति और निकेतन से मिलकर बना है, जो शांति और निकेतन से मिलकर बना है, जो शांति और निकेतन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शांति का निवास। शांति निकेतन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, शांति जोर निकेतन, शांति जोर निकेतन, जिसका अर्थ होता है शांति का निवास। हो गया, शांति का निवास। अगला, शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय है। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय है। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय है। लिखे ये, देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डैश देके लिखिएगा, यह पश्चिम बंगाल का, जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं क्या आप लोग धीरे धीरे लिख रहे हैं? सुंदर राइटिंग में नहीं लिखिए, थोड़ा फास्ट में, इतना देर में लिख, बीपीएससी का स्टूडेंट है, फास्ट लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा लिखिए, शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय है, लिखे, ठीक है। उसका लिखिए, यह पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो 2-3-4 क्वेश्चन यहां से बन गया। पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय कौन? शांति निकेतन विद्यालय थोड़े है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन? विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल का कौन सा जगह? बीरभूम। और शांति निकेतन यूनेस्को में शामिल है कि नहीं? क्या क्या बोले समझ में आया? 3-4 प्रश्न इसके इर्द गिर्द आपका देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, इसको हटा के फिर पूछते हैं आपसे, पूछे यूनेस्को का फुल फॉर्म कौन कौन बताएंगे? हाँ ठीक है, अभी संख्या बढ़ गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में किन किन विषयों को महत्व दिया है? तो संगीत को, नृत्य को, विज्ञान को और प्रौद्योगिकी को। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। संगीत, नृत्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। संगीत, नृत्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस साल में कॉलेज में दाखिला लिया था? 1902, 1902। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कितने लोग बता पाएंगे कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब कब बने थे? कितने लोग बताएंगे? बताना शुरू नहीं करना है, कितने लोग बताएंगे? बोलिए आप। बस थोड़ा कम गया लगता है, बोलिए। देखिए, आप लोग आपस में बात नहीं करने लगे। अगर लगे किन्हीं को बोलना है तो हम क्या बोलते हैं, कितने लोगों को पता है, तो बोलना नहीं है, हमको पता है, ये आपका आंसर हुआ। आप अपने लाइफ में हर दिन अपने चीजों को, खराब चीजों को हटाकर अच्छे चीजों को ला सकते हैं। हर दिन करना होगा, क्योंकि एक दिन में ये नहीं होता, आदत से बन जाता है आपका। कोई पूछेगा धाई से बोल दीजिएगा, नहीं, एकदम डिसिप्लिन रखना। बीपीएससी है ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम बीपीएससी के सच में विद्यार्थी हैं। सामने वाले ने तो आपको मूर्ख समझेगा, बोला देखो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आंसर बोल दिया, इसका मतलब अलगत गगरी अलकत जाए, इसको ज्यादा जानकारी नहीं है, पूरा मैच्योरिटी होना चाहिए। क्वेश्चन पूछिए, हो गया, यही क्वेश्चन है, अब मेरा जवाब सुनिए। तो उससे प्रभाव आपका क्या होगा? ज्यादा होगा, और गलत होने की संभावना बहुत कम होगी, नहीं के बराबर। और हो सकता है कुछ जो आप बोलना चाहते हैं आपसे ज्यादा सामने वाला बोलना चाहता है, जो आपको जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। अभी जो हम पूछे क्वेश्चन क्या था? राजेंद्र प्रसाद, पहला क्वेश्चन तो ये पूछे कितने लोग को पता है, तो तुरंत आंसर बताना शुरू कर देते हैं। जबकि डेली हम एक बात बोलते हैं, हाथ उठाना है, सर हमको पता है, हम जवाब देना चाहते हैं, तब आंसर देना है। पहली बार जब ये बने थे तो 1950 में बने थे, 50 से 52 तक। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको चुनने के लिए निर्वाचक मंडल जो होते हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो लोकसभा राज्यसभा बनेगा तब ना,
लोकसभा खुद बनकर तैयार हुआ 1952 में, राज्यसभा बनकर शुरू हुआ 1952 में। तो लोकसभा राज्यसभा बनाई है 1952 में, तो राष्ट्रपति बनाएगा कैसे? लेकिन राष्ट्रपति भारत तो आजाद हो गया 47 में ही। तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति बना दिया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। तक आप बन जाइए मेरे शब्दों के अनुसार दूध भात, क्या बोलते हैं इसको? दूध भात समझते हैं, बचपन में होता था। तो दूध भात के लिए बना दिया गया 50 से 52। इसमें किसी प्रकार का इस तरह का चुनाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 52 में हो गया क्या? लोकसभा, 52 में आ गया क्या? राज्यसभा। क्योंकि आज के डेट में जब लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ते हैं ना, उसमें देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेता है, विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेता है, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेता है। यही पढ़ते हैं ना? आप बताइए तो, आप खड़ी हो जी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? आप खड़े हो जाइए। आप किनसे बात कर रही थी? उन्हीं से? मतलब किससे पूछ रही थी? हाँ बोलिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? बैठिए। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं, एकदम सुनना है, एकदम बगुला के जैसा। बगुला के जैसा इसलिए क्योंकि जिस पानी में वो जाता है ना, वो प्रकाश का अपवर्तन काम कर रहा होता है, और मछली कहीं और कहीं और दिखती है। पानी के अंदर कोई भी चीज होता है अपने वास्तविक जगह पर दिखता है, उसी को तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उस कंडीशन में भी बगुला मछली को क्या कर लेता है? सिर्फ एक कारण है, वो कंसंट्रेशन। पूरा ध्यान रखा है वहीं पर, निकल तुम, निकल बाहर। जैसे ही जहां मुंडी इधर घुमाया तो भाग जाएगा ना, इधर उधर कोई भी हलचल हो देखेंगे ही नहीं, एकदम जैसे कपाक से उठा निकल गया। लेकिन आप लोग का ध्यान, पूछे, पूछना मतलब ये बात करना होता है। जैसे हम बोलते हैं किसी को बात करे तो नहीं सर हम पूछ रहे थे, तो बात करना अलग से थोड़े होता है, वही ना हुआ। बात किसी को भी क्लास में हम चले जाएंगे फिर करते रहिएगा। 1950 से लेकर 52 तक ये बन गए। फिर यहाँ पर अभी हम बोले थे जो आपका क्वेश्चन, उसका आंसर है कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 1950 से 52 तक हो गया इधर, 52 में आ गया हमारा लोकसभा, 52 में आ गया राज्यसभा। अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के द्वारा फिर बन जाएंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1952 से 56, चूंकि अब संवैधानिक रूप से बन गए, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, होता है ना 5 साल का। राष्ट्रपति का पूरा आर्टिकल याद है 52 से लेकर 61 तक? कितने लोगों को हाथ उठाइए? वाह, कितने लोगों को याद नहीं है वो हाथ उठाइए। हाथ जो नहीं उठाएगा फिर हम बोलेंगे कुछ तो बोलिएगा सर बोलते हैं। या तो याद है या तो नहीं है। जिनको याद नहीं है वो हाथ उठाइए। अच्छा एक काम करिए, जिनको जिनको याद है वो हाथ उठाइए। हाथ, बाकी को याद नहीं होगा तो हम समझ में आ जाएगा याद नहीं है, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। हाथ उठाइए तो जिनको जिनको याद है। हाथ बाकी को याद नहीं है समझ लीजिए। इधर किसी को नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में। रासनी रीति पपियो दसम, पूरा राष्ट्रपति चैप्टर खत्म। रासनी रीति पपियो ससम, कल फिर पूछेंगे। रासनी रीति पपियो ससम। राष्ट्र क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। तो से है शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53, जो मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, और मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में। इसके बाद है रीति, किसकी रीति? सॉरी नीति, नीति ये नी छूट गया, नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन। निर्वाचन कितना में? आर्टिकल 54। और उसके बाद ये निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन, और ये है आपका आर्टिकल 55। जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति पद जो है वो होगा, शक्ति है इसका, निर्वाचन है, निर्वाचन रीति की प्रक्रिया है। कौन से हो गया? पद काल, पद काल मतलब जिसको बोलते हैं कार्यकाल, 5 साल है ना। ये कितना में है? ये आर्टिकल आपका 56। इसके बाद देखिए पू, पू से है पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन।
निर्वाचन, ये आर्टिकल कितना 57। री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद देखिए यौ से आपका योग्यता, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। योग्यता हो गया 58। उसके बाद है 100 से शर्तें, कंडीशन, शर्तें, आर्टिकल 59। और फिर 100 से है आपका शपथ, ओथ ऑफ द पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट, शपथ, आर्टिकल 60। और मौ से हो गया आपका महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट है ना, आर्टिकल कितना 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है अतिक्रमण और असक्षमता के आधार पर। रासनी रीति पपियो दसम, रा से क्या है राष्ट्रपति होगा 52 में, सा से शक्ति 53 में। इसके बाद है नी से निर्वाचन है 54 में। अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। इसके बाद है रीति, तो निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया किसमें 55 में। उसके बाद प से है पद काल, ड्यूरेशन 5 साल, तो हो जाएगा आपका प में, यानी 56 में। फिर पू से क्या होता है पुनर्निर्वाचन, तो पुनर्निर्वाचन हो जाएगा आर्टिकल कितना में 57 में। फिर यौ से क्या है योग्यता, योग्यता हो गया किसमें 58 में। फिर 100 से क्या है शर्तें, अब फिर 100 से क्या है शपथ। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर शर्त पहले की शपथ, तब उस कंडीशन में याद रखिएगा पहले शर्त होता है फिर शपथ। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कसम खाओ, तो ये बिल्डिंग से कूद जाएगा, कूदिएगा, पहले बोलिएगा कसम ऐसे थोड़े खा लेंगे, पहले बोलो क्या करना है। बोलेगा कसम, जो हम बोलेंगे खाओ कसम मेरा, कि जो बोलेंगे वो करेगा, तो नहीं खाना है कसम, पहले बोलना है बोलो तो क्या करना है। नहीं तो कहीं बोलेगा अपने आप को चाकू भोग दो, भोग दीजिएगा, कहानी खत्म। तो पहले शर्त की पहले शपथ, पहले शर्त की भाई तुम क्या बोलने वाले हो बोलो, तो बोलेगा कि मिठाई तुम खा लो, यही कसम देने वाले, तो बोलेगा हाँ ठीक है हम कसम खाते हैं मिठाई खा लेंगे, हो गया अपना हित का हुआ। तो नहीं, तो 100 से शर्तें, फिर 100 से शपथ, लास्ट में हो गया महाभियोग। सबसे ज्यादा वही पूछता है महाभियोग, लिख लिए। तो रासनी रीति पपियो दसम, बोलिए एक बार। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, एकदम आलसी हो गए हैं। रासनी रीति पपियो ससम, रासनी रीति पपियो ससम, रासनी रीति पपियो ससम, रासनी रीति पपियो ससम। रासे 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 रासे। अभी हम फिर बोलेंगे कि जो नहीं बोलेगा कितना नंबर से, लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं क्योंकि यूट्यूब वाले लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, रा से सा से शक्ति, नी से निर्वाचन, रीति से निर्वाचन की रीति, प से पदकाल, पू से पुनर्निर्वाचन, यौ से योग्यता, सौ से शर्तें, सौ से शपथ, मौ से, एक बार अच्छे से बोलिए, रा से राष्ट्रपति, सौ से शक्ति, सौ से शक्ति, सौ से नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन, रीति से निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की प से पदकाल, प से पदकाल, प से पदकाल, पू से पुनर्निर्वाचन, पू से पुनर्निर्वाचन, पू से पुनर्निर्वाचन, यौ से योग्यता, यौ से योग्यता, यौ से योग्यता, सौ से शर्तें, सौ से शर्तें, सौ से शपथ, सौ से शपथ, सौ से शपथ, मौ से महाभियोग, मौ से महाभियोग। रासनी रीति पपियो असम, अब पूरा राष्ट्रपति चैप्टर खत्म, कल सुनेंगे। हटा दें, लिख लिए ना, कितने लोग नहीं लिखे हाथ उठाइए, नहीं लिखे आप लोग, लिखिए। इतना देर करिएगा तो हम कब लिखाएंगे बताइए। चलिए आस पड़ोस से देख के लिख लीजिएगा, यूट्यूब पे तो है ही ना, देख लीजिएगा। आगे बढ़े, तो राजेंद्र प्रसाद पहली बार बने 50 से 52, फिर बने 52 से 56, फिर 56 से 61, कितनी बार 2 बार, कितनी बार 2 बार, लेकिन 12 साल के लिए। कितने साल, क्योंकि एक बार तो बिना चुने, मतलब संवैधानिक रूप से नहीं, ऐसे 2 साल, और फिर ऐसे चुनकर 5 5 10, यानी कितना हो गया 12 साल। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार कार्यकाल को निभाए हैं, इसके बाद कोई नहीं, जबकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावे ये भारत के पहले, लिख लीजिएगा, भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री। इनका जन्म जो है वो बिहार के कहां पर, कौन जिला में, सिवान, जीरादेई नाम सुने हैं,
सिवान जिले के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। राजेंद्र प्रसाद बिहार के और भारत के प्रमुख व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन? भारत के 2 बार के राष्ट्रपति कौन? कितने साल तक टोटल? 12 साल। आगे बढ़े। खाद्य और कृषि मंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे राजेंद्र प्रसाद। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। विलियम जोन्स ने किसको प्रोत्साहन दिया था? अंग्रेजी शिक्षा को। अंग्रेजी शिक्षा को विलियम जोन्स ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, प्रोत्साहित किया था उसको, अंग्रेजी शिक्षा को। मैकाले का नाम दिमाग में जा रहा है? किस वर्ष कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया था? 1781 में, 1781, 1781 में। महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? मानसिक और आत्म विकास को प्रोत्साहित करने वाली, मानसिक और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षा को सच्ची शिक्षा कहे हैं कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण के सत्याग्रह के सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण दिए थे। तो मानसिक और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षा को सच्ची शिक्षा कहते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि उस समय में रेलवे और एसएससी का तैयारी थोड़ी ना चल रहा था, वैसे ही ना शिक्षा दिया जाएगा। अभी भी हम लोग के अंदर आत्मविश्वास क्या होता है? कम है। चीजों को जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। जैसे बोले इंग्लिश बोलो, तो इंग्लिश आता है लेकिन बाहर शर्म लगता है, गलत हो गया तो आई आर गोइंग टू मार्केट, जल्दी में बोलेगा आई आर गोइंग टू मार्केट का मतलब क्या हुआ? सही है कि गलत है? गलत ना है, फिर भी सामने वाला को जल्दी से बोलेगा आई आर गोइंग टू मार्केट। अच्छा कब आओगे? वो पूछेगा, वो समझ गया कि जा रहा है कहाँ? मार्केट। जबकि आई आर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी किन बातों में सहमत थे? प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। जैसे आर्टिकल 40 जो है महात्मा गांधी का आर्टिकल के नाम से जाना जाता है, उससे जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत का गठन, डीपीएसपी। पढ़े ना आप लोग? शूद्र वर्ग का संबंध समाज के किस वर्ग में था? निचले वर्ग। शूद्र, शूद्र वर्ग का संबंध समाज के किस वर्ग में था? निचले वर्ग। प्रारंभिक समय में जब वैदिक काल वगैरह था तो शूद्र जो था एक प्रकार का वर्ण व्यवस्था था, तो बताए भी थे, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। वर्णाश्रम व्यवस्था पहले चलता था। अशोक इसी क्रम को क्या किया था? चेंज। ब्राह्मण के जगह क्षत्रिय को लेकर आ गया था और शूद्र को वैश्य के साथ। इसलिए ब्राह्मण और वैश्य दोनों विरोध करने लगे थे। किसका? अशोक का। और लास्ट में मौर्य साम्राज्य का पतन भी हुआ था और एक ब्राह्मण शासक जो था, यानी ब्राह्मण व्यक्ति जो थे, वही बृहद्रथ की हत्या करके एक नया वंश का नींव डाला था जिसका नाम था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। चाणक्य क्यों मारेगा उसको? चाणक्य तो उसका देखरेख करने वाला बॉडीगार्ड हुआ करता था। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ था? 1827 में। साइमन कमीशन कब बना था? 1927। 1927। देख रहे हैं मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं क्या 1827, तुरंत फंस जा रहे हैं। साइमन कमीशन बना था कब? भारत कब आया था? कितने लोग सदस्य थे उसमें? 7 में 7 भारतीय, कितने? एक भी भारतीय नहीं, इसलिए इसको बोला गया व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसमें किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत। उनको डंडा चलाने का आदेश कौन दिया था? स्कॉट, स्कॉट दिया था, है ना। सॉन्डर्स भी था लेकिन मेन रूप से जो डंडा, जो पार्टिकल चलाने वाला व्यक्ति जो था, जो आदेश दिया था, वो स्कॉट। स्कॉट को मारने के लिए HSRA के लोग गए थे। अब मार दिए किसको? सॉन्डर्स को, जिसे इतिहास में सॉन्डर्स हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। फिर आप लोग पढ़ेंगे 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को क्या हो जाता है? अभी वो सब चर्चा करेंगे हम लोग। थोड़ा आधा छोड़े थे ना एक दिन, याद है? और उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। भारत के कई भागों में जातियों के सुधार के लिए आवाज किसने उठाई थी? ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले।
ज्योतिराव फुले। भारत के कई भागों में जातियों के सुधार के लिए आवाज उठाने वाले थे ज्योतिराव फुले। भारतीय समाज में ज्योतिराव फुले की कौन सी रचना महत्वपूर्ण थी? कृषक का चाकू वर्ग। रचना है, रचना, बुक होता है ना, बुक नाम है, पुस्तक होता है ना, उसका नाम है कृषक का चाकू वर्ग। जैसे कैसे है गुलामगिरी, है ना, उसी तरह जैसे पंचतंत्र वगैरह वगैरह किताब जो होता है, उसी तरह कृषक का चाकू वर्ग रचना है किनका? फुले का। तीर सैनिक किस क्षेत्र के सुधार आंदोलन में सक्रिय थे? दक्षिण भारत। तीर सैनिक एक व्यक्ति हैं, किस क्षेत्र के सुधार आंदोलन में सक्रिय थे? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। नारायण गुरु का जन्म कब हुआ था? 1855। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एससीईआरटी में है तो एक एक नजर देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। श्री नारायण गुरु द्वारा धर्म परिपालन योगम की स्थापना कब की गई? 1902, 1902। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा सिख वाला सारा। गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए किस नाम का सुझाव दिया था? हरिजन। ये एकदम VBI है, लिख के कॉपी क्या करना है? फाड़ देना है एकदम, अपना कॉपी, दूसरे का नहीं। गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए किस नाम का सुझाव दिया? हरिजन। हरिजन शब्द दिए थे ना, इसे हरिजन के बारे में कौन बोले थे पहले? पहली बार, पहली बार इस शब्द को कौन बोले थे? कौन बोले थे? पहली बार इस शब्द को कौन बोले थे? गांधी जी बोले थे। गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए किस नाम का सुझाव दिया था? हरिजन बोला गया था, उनको बोला गया था क्या? हरिजन। ऐसे एक व्यक्ति आते हैं, चलिए आगे। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 1932। कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पंचायत। उस समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे, रैमजे मैकडोनाल्ड। कंफर्म? कितने लोग कंफर्म है? हाथ उठाइए। इतने लोग कंफर्म नहीं है, बात बाकी लोग सही है। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसने लागू की थी? भीमराव अंबेडकर। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तीनों कहां हुआ था? 1, 2, 3। 1930, 1931, 1932। तीनों कहां पर हुआ था? लंदन में। पहले वाले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गए थे, महात्मा गांधी गए थे। दूसरे वाले में गए थे, तीसरे वाले में, तीनों में भीमराव अम्बेडकर थे। गांधी इरविन समझौता, सोच के बोलिएगा। अभी तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं। अरे अभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, आपको बताना है कि ये किस गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था या बाद में? जिनको जिनको लगता है पहले हुआ था हाथ उठाइए, और जिनको लगता है बाद में हुआ था हाथ उठाइए। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं किए थे पहले वाले में, इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए ही इरविन को भेजा था। अब इरविन और महात्मा गांधी के बीच गुफ्तगू हुआ, तब जाके महात्मा गांधी तैयार हुए कि अब हमको जाना चाहिए। तो गोलमेज सम्मेलन के पहले की बात, और डेट नहीं भी याद है तो भी आप आंसर मार सकते हैं। पहले, बाद में हुआ था क्या? गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, इसी तरह का प्रश्न है वो पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पंचायत। पहले पूना पैक्ट की पहले सांप्रदायिक पंचायत? किनको लगता है कि पहले सांप्रदायिक पंचायत हुआ था? हाथ उठाइए। किनको लगता है कि सबसे पहले पूना पैक्ट हुआ था? हाथ उठाइए। कोई नहीं है, अभी तो अल्लाह कर रहे थे सब लोग। पहले मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया, तब जाके महात्मा गांधी अपना गेम खेलना शुरू कर दिए। अगर इस डेट याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले रॉलेट एक्ट आया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड? अगर रॉलेट एक्ट नहीं होता तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जरूरत था? अगर मैकडोनाल्ड ने वो चाल नहीं चलते तो पूना एक्ट का जरूरत था? अगर इरविन नहीं भेजता यहाँ पर तो महात्मा गांधी दूसरे वाले में जाते?
मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्सेप्ट पे आधारित, अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार हुआ था, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब आपके सर भी आ ही जाएंगे, अब तो यहाँ है तो कोई दिक्कत है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में कौन सी सभा का गठन हुआ था? बहिष्कृत हितकारी सभा 1924। बहिष्कृत हितकारी सभा, जिसमें दलितों के लिए, है ना, व्यवस्था किया गया था, मतलब कि हर एक तरह से उसको निपुण करने के लिए। कौन सी सभा का गठन हुआ था? बहिष्कृत हितकारी सभा। कब हुआ था? 1924 में। दो क्रांतिकारी संगठन था, उसमें से एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना 1924 में हुआ था। कौन? HRA। कई बार हम बताएं HRA, और एक है HSRA। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका स्थापना हुआ था फिरोज शाह कोटला में, और इसका स्थापना हुआ था कानपुर में। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, और इनका बंदी जीवन संबंधित है ना, बायोग्राफी है ना। बंदी जीवन का संबंध किससे है? सचिंद्र नाथ सान्याल से। यहाँ पर जो थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इसके अलावा और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से यही। तो ये दोनों कौन सी संस्था है? क्रांतिकारी संस्था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, 1928, यही नाम बदल के आगे कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाम बदल के ही किया, लेकिन नाम तो है। तो पूछेगा HRA की स्थापना कब हुई? 1924। HSRA की कब हुई? HRA का कहां पर हुआ? कानपुर। HSRA का कहां हुआ? फिरोज शाह कोटला। क्लियर है? अब इसमें अगर ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए भगत सिंह तो भगत सिंह मार देना है, अगर दिख जाए चंद्रशेखर आजाद तो उसको मार देना है, और दोनों में से अगर एक चुना पड़े तो पहले चंद्रशेखर आजाद मारना है, और दोनों अगर मौका मिले तो BPSC है तो दोनों को आंसर कर देना है। क्या बोले? समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। अच्छा ऐसे नहीं, नीचे करिए। कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो हाथ उठाइए। क्या करता है स्टूडेंट लोग पता है? कि जैसे इंटेंशन लेने के लिए, इधर देखने के लिए क्या करेगा, जैसे करेंगे ना हम, जिधर ऐसे हाथ तो हिलाए तो उधर गए, किधर हाथ नहीं उठाता है वो, ऐसे करेगा एक दो ठो। हम जल्दी से ऐसे करके नहीं करता है। बचपन में हम लोग भी करते थे। कौन कौन है? आवाज पीछे, आवाज आ ही नहीं रहा है। इतना अच्छा तो आवाज आ रहा है। अभी बोल रहे हैं सर आप। HRA समझे? नहीं समझे तो आगे बैठिए ना सर, पीछे क्या बैठे हुए? बताइए, पूरा खत्म हो गया रामायण, पूछ रहे हैं सीता मैया कहाँ, आवाज नहीं आ रहा है। ऑनलाइन वाले लोग का आवाज आ रहा है ना? PDF मिला हुआ है, PDF दिया हुआ है ना आप लोग को। चलिए अब आपके ज्योग्राफी वाले सर पधारेंगे तुरंत। महिला उत्थान के लिए किस योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाता था? उज्जवल योजना। कौन सा योजना? उज्जवल योजना। लिख लीजिए, उज्ज्वला। हाँ इसको कर लीजिए, उज्ज्वला योजना। इसको अलग से सब हम कुछ कुछ पॉइंट करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जितना भी प्रकार का योजना है सारे योजना को एक साथ क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। वो करवा देंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज ना, करंट अफेयर्स का ना, कोई बात नहीं, एकदम 100% विश्वास रखिए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हर पेपर में मिलिट्री एक्सरसाइज रहता है, जितना मिलिट्री एक्सरसाइज है ना 5 से 10 मिनट में सब आपका कहाँ रहेगा। ऐसा बताएंगे कि गारंटी 100% कि आपको याद होना ही होना है, कितना भी आपका दिमाग कमजोर हो, सिर्फ आपको यहाँ आकर बैठ जाना है, 5 से 10 मिनट में सब रगड़ देंगे, सारा खत्म। खाली आप टॉपिक बता दीजिएगा कहाँ कहाँ दिक्कत है, जैसे अभी बताएं, लिख के रखिएगा। क्लास जब एंड होगा तो पूछेंगे आप लोगों से, बताइए कौन कौन सा टॉपिक जहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, हम भी देंगे और आप भी, दोनों मिलाकर जो होगा वो करवा देंगे। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना, करंट अफेयर्स का कोई टेंशन, खाली टॉपिक आप हमको बताइए। नहीं याद करवा पाएंगे तब ना, 110% याद करवाना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। नहीं करवा पाएंगे तब बोलेगा सर नहीं करवा। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन सिर्फ बता दीजिए सर, अगर बोर्ड हमको बोल देना कि यही क्वेश्चन आएगा, इतना मोटा किताब भी हो हम सब बच्चा को रटवा देंगे, गारंटी है। नहीं समझे?
वो मेरे में आदत है कि हम समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1929 में। 1929 में हुआ था सती प्रथा का समाप्ति। लिख लीजिए सती, 1829, सॉरी सॉरी, सती प्रथा का समाप्ति हो गया था 1829 में, सॉरी 1929 नहीं, ये तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में है, सती प्रथा 1829 में था, हमको थोड़ा अलग दिख गया वो। चलिए ठीक है, लगता है कलर ब्लाइंडनेस है। हाँ नहीं, क्या होता है ना, जैसे नजदीक में उतना स्पष्ट नहीं दिखता है, इसलिए देखिए हम लोग को ऐसे देखना पड़ता है क्या है। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस है। हरा कपड़ा कोई पहने है कि नहीं, देखा कोई नहीं दिख रहा है जी, हरा कोई नहीं पहना है क्या? हाँ देखिए ये हरा कलर है, हमको दिख रहा है, तो हम इधर देखे ही नहीं थे। हरा कपड़ा इधर नहीं ना पहना है कोई। लाल कपड़ा देखिए वो पहने, पहने ना आप लाल, लाल टी शर्ट है ना, आप देखें इधर भी है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस जबरदस्ती आप लोग बना रहे हैं, वो दोनों में से कोई कलर नहीं है, दूसरा कलर है वो। कुणाल सर पहुंचे नहीं अभी तक, वो वाला जो हम लोग का वो चलता है ना, वहां नहीं, कुणाल सर को भेजिए ना। देखिए वहां हम लोग नाम रखे हैं उसका छत्तीसगढ़, और एक ऑनलाइन वाला जो टेस्ट चलता है ना उसका नाम है तेलंगाना। ये तो बिहार वाला हो ही गया ना, बिहार से हम लोग दिल्ली जाते हैं कहाँ, छत्तीसगढ़, और जो कंप्यूटर वाला जहाँ चलता है वो क्या है, तेलंगाना। तो हम और कुणाल सर ये सब नाम रखते हैं, अब पूरा फेमस हो जाता है। नीचे नया वाला बच्चा लोग देखते रहता है, पूछते, दूसरा कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं, बोले छत्तीसगढ़, तो समझ गया छत्तीसगढ़, तो दूसरा नया बच्चा सोच रहा है छत्तीसगढ़ जा रहा है, बाइक उठाए, अब फिर 1 घंटे बाद जब वापस आ जाते हैं तब फिर बोलते आ गए सर, हाँ आ गए, तो वो भी सोच रहा होगा, वो बच्चा वही है तो सोचता है छत्तीसगढ़ से आ गए, नहीं सोच रहा होगा। आप ही लोग को अगर नया स्टूडेंट रहेगा तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना जा रहे हैं तो नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक आ जाते हैं सर, 135 तक कर दें। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। और ठगी प्रथा का 1830, और ये दोनों किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, यही ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। कुणाल सर कहां? लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाई गई थी? सती प्रथा का पहला साक्ष्य भानुगुप्त का ईरान अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है। कल क्लास है ना? हाँ है। सर आके, सर कुछ बोले हैं? सर आ रहे हैं, कुणाल सर वो बताएंगे।